गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ। इस व्याख्यान में हम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की क्या कार्य हैं, क्या शक्तियाँ उसे प्राप्त हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों पर चर्चा करने से पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री का जो पद है उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि किस प्रकार प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति होती है, क्यों ये पद महत्वपूर्ण है और किस प्रकार इस पद का विकास हुआ। ब्रिटेन में अन्य संवैधानिक संस्थाओं की भांति जो प्रधानमंत्री का पद भी है वो अनौपचारिक रूप से विकसित पद है। ये पद 1721 से चालू हुआ जब वालपोल ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री बने। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद का सबसे पहला उल्लेख हमें 1878 ईस्वी में लॉर्ड बीकन्सफील्ड ने बर्लिन की संधि पर हस्ताक्षर करते वक्त किया था, यानी इस पद का उल्लेख 1878 में मिलता है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का जो पद है वो अनौपचारिक है, उसका कोई कानूनी आधार नहीं है, यानी अन्य संस्थाओं की तरह प्रधानमंत्री का पद भी विकास या विकसित हुआ है, स्वतः विकसित हुआ है। और प्रधानमंत्री का जो वेतन भी है वो प्रधानमंत्री के नाम से न मिलकर प्रथम लॉर्ड के नाम से उसे वेतन प्राप्त होता है। आज भी इंग्लैंड में प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नाते वेतन नहीं मिलता, इसलिए प्रधानमंत्री की जो शक्तियाँ हैं या जो सत्ता है वो परंपराओं पर आधारित है। कानूनी रूप से उसे कोई सत्ता नहीं प्राप्त है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड के जो शासन व्यवस्था है उसका केंद्र बिंदु प्रधानमंत्री है। लॉर्ड मार्ले कहता है कि जो प्रधानमंत्री है उसका पद सम्मान वालों में प्रथम है। रेमजे मोर तो मंत्रिमंडल रूपी जो जहाज़ है उस जहाज़ का चालक प्रधानमंत्री को कहता है। और जेनिंग्स भी ये कहता है कि प्रधानमंत्री को संपूर्ण जो संविधान है उसकी आधारशिला कहना अधिक उपयुक्त होगा। तो विभिन्न विद्वानों ने प्रधानमंत्री के पद के बारे में अनेक टिप्पणियाँ की हैं, इसलिए प्रधानमंत्री का पद है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है ब्रिटिश शासन व्यवस्था में, उसका आधार बिंदु है। हालांकि संविधान के अनुसार उसे कोई विशेष शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री का पद शासन व्यवस्था की धुरी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोक सदन में या कॉमन सभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसे सम्राट प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। जब भी कॉमन सभा का चुनाव होता है, नवनिर्वाचन के पश्चात कॉमन सभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को जो ब्रिटिश सम्राट है वो प्रधानमंत्री बनने का निमंत्रण देता है। हालांकि कुछ अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में राजा अपने विवेक का भी प्रयोग कर सकता है, और ऐसी स्थितियां तब उत्पन्न होती हैं जब लोक सदन में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं मिले या साझा सरकारें बनानी पड़े, तब राजा अपने स्वविवेक से निर्णय ले सकता है। अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो राजा दूसरे बड़े दल के नेता को या कुछ विभिन्न दलों के गठबंधन को भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए निमंत्रण कर सकता है। तो ये राजा की स्वविवेकीय शक्तियाँ हैं। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में सम्राट
लोक सदन में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है या जो दल कॉमन सभा में जिसको सर्वाधिक सीटें प्राप्त होती हैं उसको प्रधानमंत्री पद पर बनने का निमंत्रण देता है। प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक है कि जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहा है उसको लोक सदन का सदस्य या कॉमन सभा का सदस्य होना आवश्यक है। सामान्यतः प्रधानमंत्री कॉमन सभा का सदस्य होता है। इसी कारण प्रधानमंत्री व उसका पूरा मंत्रिमंडल लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि जब तक लोक सदन या कॉमन सभा में उनको बहुमत प्राप्त है तब तक ही वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। अगर उन्हें बहुमत प्राप्त नहीं है तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो जब तक लोक सदन में या कॉमन सभा में मंत्रिमंडल को बहुमत है वो अपने पद पर रहते हैं, और कॉमन सभा या लोक सदन प्रधानमंत्री उसके पूरे मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटा सकता है। इसलिए पूरा मंत्रिमंडल उनके प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री के जो कार्य हैं हम उन्हें कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे मंत्रिमंडल संबंधी कार्य, मंत्रिमंडल का निर्माण करना, उसके कार्यों का संचालन करना, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना, और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अंत भी कर सकता है। सम्राट संबंधी कार्यों में सम्राट को परामर्श देना ये प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण कार्य है, और प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही जो सम्राट है वो कार्य करता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, इसलिए वह लोक सदन का नेतृत्व करता है। शासन व्यवस्था की वो धुरी होता है, तो शासन का संचालन करना, विभिन्न महत्वपूर्ण नियुक्तियां करना और उसकी कुछ संकटकालीन शक्तियाँ भी प्रधानमंत्री की होती हैं। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री होता है वो अपने दल का नेता होता है। दल का नेता होने के कारण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और अपने दल को नेतृत्व भी करता है। तो प्रधानमंत्री के कार्यों को हम थोड़ा सा और डिटेल से इस पर चर्चा करते हैं। पहला कार्य जो है मंत्रिमंडल का निर्माण करना। प्रधानमंत्री सम्राट को मंत्रिमंडल के निर्माण के लिए कुछ सूची देता है, और वो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्माण में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। जो भी मंत्रिमंडल की सूची सम्राट को दी जाती है, सम्राट उसे स्वीकृति दे देता है। ये प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है कि वो अपने दल के मुख्य नेताओं को किस किस को मंत्रिमंडल में शामिल करता है वो स्वयं निर्णय लेता है। इसके साथ ही वह विभिन्न दूसरे जो उसके सहयोगी दल हैं उनके किन नेताओं को प्रतिनिधित्व देता है, ये सब प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है। वह विभिन्न गुटों का, विभिन्न दलों का और अपनी पार्टी के जो भी प्रमुख नेता हैं उनका चयन करता है। तो ये प्रधानमंत्री का अपना निर्णय होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। जो भी व्यक्तियों को वो मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहता है उसकी सूची सम्राट को देता है और सम्राट उसको स्वीकृति दे देता है। तो पहला कार्य प्रधानमंत्री का है अपने मंत्रिमंडल का निर्माण। दूसरा, मंत्रिमंडल का कार्य संचालन करना। प्रधानमंत्री का ये कार्य है कि वह मंत्रिमंडल का कार्य सुचारू रूप से चलाता रहे, क्योंकि मंत्रिमंडल में मंत्रियों के बीच में कई बार आपस में मतभेद हो जाते हैं। तो उन मतभेदों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री को उनमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। विभिन्न मंत्रियों के वह मतभेदों को दूर करता है और सबको एकता के सूत्र में बांधकर उनमें आपसी सहयोग बनाए रखता है। तो प्रधानमंत्री का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हो गया मंत्रिमंडल का संचालन करना। अगर मंत्रिमंडल का कार्य ठीक ढंग से नहीं होगा तो शासन व्यवस्था का संचालन ठीक ढंग से नहीं होगा, जनता में एक गलत संदेश जाएगा। तीसरा प्रधानमंत्री कार्य है मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना। जब जब भी मंत्रिमंडल की बैठकें आहूत की जाती हैं प्रधानमंत्री उन बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिमंडल की बैठकों में कार्यसूची का निर्धारण करता है और जो विभिन्न विभाग हैं उनके बीच में आपसी तालमेल बैठाता है ताकि कार्य शासन जो कार्य है वो सुचारू रूप से निर्बाध ढंग से संचालित होता रहे।
तो मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना भी प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण कार्य है। अगला जो कार्य है वो है मंत्रिमंडल का अंत करना। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है, ये प्रधानमंत्री का अधिकार है। वह किसी भी समय सम्राट को ये परामर्श दे सकता है कि मंत्रिमंडल को भंग किया जाए। यदि प्रधानमंत्री और किसी अन्य मंत्री के बीच में मतभेद होता है तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री उस मंत्री को मंत्रिमंडल छोड़ने के लिए बाध्य कर सकता है। क्योंकि अगर इस प्रकार की स्थितियां पैदा होती हैं, यदि प्रधानमंत्री स्वयं अपने पद से त्यागपत्र देता है तो उसके त्यागपत्र के साथ ही संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्यागपत्र माना जाता है। पूरे मंत्रिमंडल का जीवन प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है और किसी भी मंत्री व्यक्तिगत रूप से वह किसी मंत्री को पद छोड़ने के लिए कह सकता है। अगर कोई मंत्री नहीं पद छोड़ता है, ऐसी स्थिति आती है तो प्रधानमंत्री स्वयं अपने पद से त्यागपत्र देकर उस संपूर्ण मंत्रिमंडल का मंत्री अंत कर सकता है। तो मंत्रिमंडल का अंत करना भी प्रधानमंत्री का अधिकार है। सम्राट को परामर्श देना, प्रधानमंत्री संसद और सम्राट के बीच में या मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच में वह कड़ी है। वह मंत्रिमंडल के निर्णयों को सम्राट को अवगत करवाता है कि समय समय पर मंत्रिमंडल ने या संसद ने क्या निर्णय लिए, वो सम्राट को बताता है। देश में चलने वाली विभिन्न जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनको समय समय पर सम्राट को अवगत करवाता है, क्या कार्य किए जा रहे हैं, उन के संबंध में भी वह सबको परामर्श देता है। राजा के जो भी, सम्राट के जो भी कार्य होते हैं वो भी वो मंत्रिमंडल को अवगत करवाता है। तो हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ही राजा को परामर्श देता है। राजा के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, यानी मंत्रिमंडल के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, प्रधानमंत्री उनको अवगत कराता रहता है। अगली जो इसकी जो कार्य है वह है लोक सदन का नेता, क्योंकि प्रधानमंत्री लोक सदन का नेता भी होता है। लोक सदन का सदस्य होने के कारण वह लोक सदन का नेता है, प्रधानमंत्री होने के कारण वह लोक सदन का नेता है। और लोक सदन के नेता होने के कारण वह अपने दल के बहुमत के कारण ही प्रधानमंत्री बनता है। इसलिए लोक सदन को अपने नियंत्रण में बनाए रखना पड़ता है उसे। प्रधानमंत्री को अपने मंत्रियों के साथ साथ संसद में संपूर्ण जो कार्य व्यवस्था है उसका संचालन करना पड़ता है। प्रशासन संबंधी सभी प्रश्नों का उत्तर उसे संसद में देना पड़ता है। देश के प्रशासन व नीति के संबंध में संसद व संसद के बाहर भी प्रधानमंत्री को अनेक प्रकार की घोषणाएं करनी पड़ती हैं। संसद का नेता होने के कारण उसे लोकतंत्र को भंग करके उसका पुनर्निर्वाचन करने का अधिकार भी प्रधानमंत्री के पास है। अगला जो उसका कार्य है वो है शासन का संचालन। वास्तविक रूप से शासन के प्रमुख के सभी अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री उसके मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। वह शासन का मुखिया है। सभी विभाग उसकी देखरेख में कार्य करते हैं। विभिन्न विभागों में, मंत्रालयों में प्रधानमंत्री सामंजस्य बनाए रखता है, उनके कार्यों की देखभाल करता है। अगर किन्हीं मंत्रियों के बीच में टकराव होता है तो उनके मतभेदों को दूर करता है ताकि शासन का संचालन ठीक ढंग से होता रहे। तो वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री शासन का संचालन करता है। सम्राट है वो नाम मात्र का है। तो शासन के जितने भी अधिकार हैं उन सब का प्रयोग प्रधानमंत्री उसके मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय या महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम हैं, देश के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, उन सभी में प्रधानमंत्री पूरे देश के एक प्रतीक के रूप में या नेता के रूप में कार्य करता है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वह संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरे देशों के साथ संधि करता है। तो वह देश का प्रतिनिधित्व करता है। जहाँ भी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनमें प्रधानमंत्री संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करता है। और अगली जो विशेषता है प्रधानमंत्री के जो कार्य है वो अपने दल का नेता, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने दल का नेता होता है। जो देश का चुनाव है वो प्रधानमंत्री के नाम पे ही लड़ा जाता है। जनता प्रधानमंत्री या दल के नेता के नाम पर ही अन्य सदस्यों, उनके दल के अन्य सदस्यों का निर्वाचन करती है।
प्रधानमंत्री न केवल अपने लोक सदन का नेता होता है, अपितु अपने दल के समझ छोटी बड़ी जो शाखाएं हैं उनका भी नेतृत्व करता है। अगर कोई उसकी संगठन का कोई कार्यकर्ता अगर उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है, उचित दंड देता है। तो प्रधानमंत्री अपने दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश से ही जो सम्राट है वो अनेक उच्च स्तरीय नियुक्तियाँ करता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही नए जो लार्ड हैं लार्ड सभा में वो नियुक्त किए जाते हैं। अनेक प्रकार की जो उपाधियाँ हैं वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही सम्राट द्वारा दी जाती है। और अनेक प्रकार की महत्वपूर्ण राजनीतिक जो प्रशासनिक नियुक्तियाँ हैं वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर ही सम्राट द्वारा की जाती है। इसके अलावा जो संकटकालीन शक्तियाँ का भी प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। हालांकि ब्रिटिश संविधान में संकटकालीन जो शक्तियाँ हैं उनका स्पष्ट रूप से कोई व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन प्राय संकट के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री के जो दायित्व हैं और शक्तियों में हैं वो वृद्धि भी हो जाती है। इसी कारण संकट के समय कुछ लोग कहते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री वो तानाशाह के रूप में कार्य करता है, लेकिन ये कहना गलत है कि संकटकालीन समय के समय वो तानाशाह हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री है वो तानाशाह नहीं हो सकता। एक निश्चित समय तक ही वह अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता है। 5 वर्षों के बाद में पुनः चुनाव होते हैं। अगर उस तानाशाह बनने की प्रयास करता है या निरंकुश बनने का प्रयास करता है तो जनता उसे शतायन कर देती है। तो हम कह सकते हैं कि वह अधिनायक नहीं है, उसकी शक्तियाँ मौलिक नहीं हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की जो शक्तियाँ हैं वो मौलिक नहीं हैं, अपितु उसके दल के बहुमत पर निर्भर करती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की जो स्थिति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, शक्तिशाली है। वह संपूर्ण शासन व्यवस्था की दूरी है। हालांकि उसकी शक्ति और महत्व है उसके व्यक्तित्व पर या उसके दल के समर्थन पर भी निर्भर करती है। तो आज हम ब्रिटिश प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियों पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या शक्तियाँ हैं, उन पर हमने चर्चा की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।